हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्लास 12 के जो है आपके परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, किस बात पे निर्भर करते हैं, हम इनको देखते हैं। चलिए, पहले जो है आपका परासरण होता क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप किसी भी मान लीजिए कहीं भी अगर घर में अगर देखा है तो आपने देखा होगा अचार जो बनता है उसमें अचार जो होता है आम के अगर देखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं नमक होते हैं, वो भी उसमें आपके एब्जॉर्ब होते हैं। ऑयल भी होता है, वो भी एब्जॉर्ब होता है। ऐसे ही अगर आप कोई चीज, अगर आप कोई सीड लेते हो और उसके सूखा हुआ है अगर उससे पानी में डालते हो तो उसमें भी पानी अंदर नमी में जाती है। तो ये सब प्रोसेस जो बेसिकली होती है उसे ही परासरण कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि आपका परासरण किसे कहते हैं। यानी कि जब विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। यानी कि आपके विलायक के अणु जो होंगे वो विलयन की तरफ जाएंगे। विलायक के अणु यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन जो होती हैं उनके देखे जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और वह दाब जो विलायक के अणु के प्रवाह को मात्र रोकती है, यानी कि विलायक के अणु के प्रवाह को मात्र रोकती है, वही आपकी क्या कहलाती है, परासरण दाब कहलाती है। विलायक के अणु हमेशा विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। निम्न सांद्रता से हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद ये फिगर देखिए, इसमें क्या है, एक बीकर है, बीकर में हमने कुछ विलेंस डाला है। मान लीजिए आपका NaCl ले लिया या फिर आपका सुगर वाटर ले लिया। आपका एक अर्धपारगम झिल्ली हमने रखा है इस विलयन में, इसकी टोटल ऊंचाई h है और यहाँ पे आपका प्रेशर है। अंदर इसके क्या है, विलयन है और यहाँ क्या है, आपका विलायक है। तो इसके मॉलिक्यूल जब भी आपके जाएंगे यानी कि विलयन की निम्न सांद्रता से की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी कि विलायक आपका कहाँ है, यहाँ है, और इसके जो होंगे विलायक के इसके अंदर के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे वाले यहाँ के, और अब इसके अंदर जा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहे हैं, सॉरी इसके अंदर अब जा रहे हैं। तो यानी कि ये ट्यूब है जो आपकी वो भर रही है, अब किसके द्वारा जा रहे हैं, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। तो ये चीज आपको बताती है कि अर्धपारगम झिल्ली आपकी हेल्प क्या करती है। अब इनमें बहुत बार आपके टॉपिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस बात पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT, जहां पे C4 कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मोलरता ना लेकर के मोलरता लेते हैं। मोलरता यानी कि आपका पर लीटर कितना है। हमने ट्रिक भी बताया था कि मोलरता जो होती है वो किलोग्राम में होती है। यानी मोलरता यानी किसी भी फीमेल्स का नाम आया है, जैसे मान के चलिए ललता, ललता जो होगी तो उनका वेट किस में नापेंगे, आपका किलोग्राम में, बाकी के आपके लीटर्स में है। T4 आपका टेम्परेचर है, R4 आपका गैस कांस्टेंट होता है। अब इनमें से जो है आपके इंपॉर्टेंट फिगर है इसके हैं कि विलयन आपका विलयन कहाँ है और विलायक क्या है। आपके बीकर में जो है ये विलायक है और इसके अंदर जो भरा है हमने वो विलयन है, और यहाँ पे जो लगा है उसका कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, और फॉर्मूला यही है आपका इंपॉर्टेंट है, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, ऐसे C4 आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, T4 टेम्परेचर और R4 आपका गैस कांस्टेंट हो गया है। अब देखते हैं आपके जो होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखें आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम इसकी जगह पे हमें क्या करना है, C इक्वल टू N/V रखना है, क्योंकि अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोलरता आप कैसे निकालते हो, मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वॉल्यूम, यानी कि इसको आप कैसे ज्ञात करते हो इसमें। अब इसको अगर हम C को हटाएंगे तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा N/V/RT। ठीक है, N/V/RT। N/V कहाँ से आया, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वहां से आया है। यानी कि मोलरता कैसे ज्ञात करते हो, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है और आपका आयतन कितना है। ठीक है, अब इनके जो है हमने पहले भी देखा है कि आपका वेट के टर्म में ज्ञात करते हैं कि आपको वेट अगर निकालना है इससे तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें
रखना है आपका, वेट रखना है, मान के चलिए हमने N2 का मान निकालना है, तो W2 अपॉन M2, हमने क्या कहा था, ये कैसे पता चलेगा, वेट हमेशा 2 मिनट करना है, तो वेट हमेशा ऊपर रहेगा, बाकी क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, अब अगर हम V को इधर लेके जाएं तो V पाई इक्वल टू हो जाएगा N2 RT। अब N2 का मान हमें रख देना है V पाई इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू R इंटू T। तो ये है आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। कैसे निकालेंगे, अब अगर हमें M2 का कंसंट्रेशन निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, M2 निकालने के लिए इसको उधर लेके जाएंगे, तो M2 बराबर हो जाएगा W2RT अपॉन V पाई। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, जहां पे हम क्या कह सकते हैं कि आपका ये जो है मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या है, M है मॉलिक्यूलर वेट, और W है आपका वेट, और आपका R है गैस कांस्टेंट, पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और आपका V4 है आयतन यानी कि वैल्यूम। ठीक है, और आपका कुछ होता है नहीं। अब आपको क्वेश्चंस में जब भी दिया रहेगा ये सारी चीज दिया रहेगा, M है आपका मॉलिक्यूलर वेट, W है वेट, R4 गैस कांस्टेंट, पाई 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, V4 आपका वैल्यूम। वैल्यूम को आपको लीटर में लेना है, किसमें लेना है, लीटर में, ना कि किलोग्राम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या तो आप इनको याद कर सकते हो। ये ही आपके फॉर्मूला जो होते हैं डेरिवेटिव्स करके आते हैं। अब जो होते हैं परासरण की विधियां जो होती हैं बहुत ही उपयोगी होती हैं अन्य विधियों के मुकाबले, क्योंकि परासरण दाब जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अदर से टेम्परेचर या प्रेशर क्रिएट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं इनको जो है इम्पोर्टेंट दिया जाता है, ज्यादातर यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद आपके आते हैं, इनमें कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनके क्या करते हैं कि आपकी मोलरता जो होती है इनको हम कमरे रूम टेम्परेचर पे ही ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि आपकी मोलरता जो होती है इनको रूम टेम्परेचर पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपके जो भी अणु संख्या होती है उनका भी यूज किया जाता है। अब इनमें दो टाइप्स के होते हैं, समान परासरण दाब वाले यदि दो विलयन होते हैं तो वो आपके समपरासरी कहलाते हैं। बेसिकली अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाता है तो उन्हें हम समपरासरी दाब कहा जाता है। चलिए देखते हैं, अगर किसी पे टेम्परेचर समान दिया है और उसमें किसी दो विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आ जाता है तो वहां पे आपका क्या कहलाता है, समपरासरी दाब कहलाता है। अब इसमें भी दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, अधिक परासरी और एक है अल्प परासरी। आपने कभी नोटिस किया है कि मान लीजिए आपको कोई फ्रूट्स है अगर उसे सुखाना है, उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, अब क्या करते हैं उसे आप धूप में रख देते हैं और धूप में जैसे रखते हैं तो उनकी जो एक्चुअल शेप होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस फॉर्म में अगर हम समझते हैं कि यदि किसी भी मान लीजिए कोई विलयन है उनकी अगर लवण ज्यादा है, लवण की सांद्रता जो है वो अधिक है, तो वह जल कोशिकाओं से बाहर की ओर प्रवाहित होंगी। क्या होंगी, जल कोशिकाओं से बाहर की ओर प्रवाहित होंगी, जिसकी वजह से वहां पे उसकी क्या होगी, कोशिकाएं जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं या संकुचित हो जाती हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, अति परासरी। अगला है अल्प परासरी में, यानी कि अगर किसी विलयन की लवण की सांद्रता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, तब वहां पे जो कोशिकाएं होंगी वो जल की ओर प्रवाहित होंगी, जल कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होंगी, जिससे वो क्या हो जाती हैं, फूल कर बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको कोई प्रिजर्वेटिव में रखना होता है, आम को अगर किसी सिरके में यानी एसिटिक एसिड में रखना होता है, रीजंस क्या होते हैं, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो होता है वो उनके अंदर जाकर के अच्छे से अर्धपारगम झिल्ली से अंदर जाकर के अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं।
एब्जॉर्ब हो जाती है, तो आम के टुकड़े भी आप देखेंगे तो वो काफी बड़े हो जाते हैं। या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होता है, आपने देखा होगा अगर आप कोई फ्लावर तोड़ के लेके आते हैं और उसमें आपको शुगर वाटर मिला करके उस फ्लावर को अंदर डिप करके रख देते हैं, तो वो फ्लावर क्या होता है, काफी लंबे टाइम तक खिला और ताजगी सा बना रहता है। तो उसमें भी क्या होता है, एक जो होती है परासरण दाब का भी प्रभाव होता है, क्योंकि अब पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां पे शुगर ऐड है, वहां पे क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो किसकी तरफ जाती है, कम की तरफ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे जो होंगी उनकी पंखुड़ियां वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो वो आपके एक अल्पराशरी की जो है फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देख सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।